Okay, students. Good morning to all of you. Now today we will start pedagogy of mathematics. In pedagogy of mathematics, we will study geometry, geometrical transformation, and concept of proof by the geometry. ये 3 कंटेंट है जिस पे हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री क्या है और ज्योमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है, ज्योमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, और लास्ट में है बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रूफ द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को किस तरह से हम लोग बेसिक कंसेप्ट के कौन कौन सा रूल फॉलो होता है, इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ एट फर्स्ट ज्योमेट्री, जियो प्लस मैट्री। जियोमेट्री, इज इट विजिबल? यस। जियोमेट्री 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मैट्री। ठीक है, जियो का मतलब होता है ज्यामिति, जियोमेट्री यानी कि जिसको हम लोग मेजर कर पाएंगे, जिसको हम लोग मापते हैं। ठीक है, जिसको मेजर करते हैं, नापते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि यह एग्जैक्टली में है कितना। तो जिस चीज़ का हम मेजर करते हैं उसके बारे में जानते हैं तो वो ज्योमेट्री के अंतर्गत आएगा, मेजर करने का बेसिकली। तो द फाउंडेशन फॉर लर्निंग ज्योमेट्री डजंट स्टार्ट इन हाई स्कूल। हाई स्कूल में ज्योमेट्री स्टार्ट क्या होते हैं? नहीं होते हैं। यह ज्योमेट्री जो है बेसिकली आपका प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकंड स्लाइड नॉट विजिबल आएगा, नेटवर्क साइड स्लो हो सकता है आपका। तो कहते हैं यहाँ पे कि इट स्टार्ट्स इन एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स। ज्योमेट्री जो है वह एलिमेंट्री लेवल में भी स्टार्ट हो जाता है, वह एलिमेंट्री लेवल पे, मिडिल लेवल पे से ही स्टार्ट हो जाता है, ना कि हायर स्कूल पे। ऐसा नहीं है कि आप बड़े होंगे तभी आपको ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा। आपके छोटे क्लास में भी ज्योमेट्री का जितने भी शेप्स देखने को मिलेगा बेसिकली वहीं से उसका कॉन्सेप्ट शुरू होता है। किसी भी स्टूडेंट का यदि बेसिक क्लियर है छोटे क्लास में ही, एलिमेंट्री लेवल पे यदि उसका छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर होते जा रहा है तो आगे चल के उसे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और वैसे स्टूडेंट्स जो एलिमेंट्री लेवल पे सही ढंग से नहीं क्लास करते हैं, उसके कंसेप्ट को नहीं समझते हैं, तो उसका आगे चलकर प्रॉब्लम्स वहीं पे आते हैं। तो एलिमेंट्री स्कूल और मिडिल स्कूल में ही हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं हाउ टू स्टार्ट प्रूविंग एंड एक्सप्लेनिंग व्हाई थिंग्स ऑकर बिफोर दे हिट हाई स्कूल लेवल क्लासेस। उसी क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कैसे प्रूव होता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे छोटे क्लास जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे हुआ। कोई नया यदि कोई व्यक्ति आपका घर आ जाते हैं तो वो पूछते हैं ये कौन है, तो फिर आपको बताना पड़ता है कि ये नाना है या अंकल है या जो भी है उसको बताना पड़ता है। इस प्रकार से उसके अंदर जो होते हैं तरह तरह का क्वेश्चन अराइज होता है। दिस हेल्प ले द ग्राउंड वर्क फॉर ज्योमेट्री एज वेल एज अदर सब्जेक्ट इन हाई स्कूल। हाई स्कूल के और सब्जेक्ट जिस प्रकार से होते हैं उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री जो होता है वो ग्राउंडेड लेवल पे स्टार्ट वहीं से हो जाता है, एलिमेंट्री लेवल से, और हाई स्कूल में जाके वह अच्छे ढंग से और उसको बेहतर समझते हैं। इफ स्टूडेंट्स वर इंट्रोड्यूस टू सिंपल इंफॉर्मेशन प्रूफ एंड रिक्वायर्ड टू रीजनेबल जस्टिफिकेशन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट होता है जस्टिफिकेशन यानी कि जो करेक्टली आपको सही ढंग से सही लॉजिक के साथ बताना है। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको सही लॉजिक होना चाहिए, तभी आपका वो जो आप बोल रहे हो स्टेटमेंट वो आपका सही होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, ज्योमेट्री ना केवल हाई स्कूल से स्टार्ट होता है बल्कि यह एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल से ही स्टार्ट हो जाता है। ज्योमेट्री इज ए लॉजिकल सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें लॉजिकल लगाना पड़ता है, तार्किक थिंकिंग करना पड़ता है। लॉजिकल सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द कंटेंट मटेरियल ऑफ द सब्जेक्ट एंड लॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर्स टीचिंग ऑफ ज्योमेट्री शुड बी डिवाइडेड इन द फ्लोइंग 3 स्टेज। अब क्या है कि इसको कितने स्टेज में बांटा गया है, 3 स्टेज में बांटा गया है। तो 3 स्टेज को आप देखें, आपके स्क्रीन पे 3 स्टेज दिखाया जा रहा है।
3 स्टेजेज ऑफ टीचिंग ज्योमेट्री। आप जब भी ज्योमेट्री को पढ़ाएंगे तो 3 स्तर में आपको पढ़ाना आना चाहिए, वरना आप ज्योमेट्री सही ढंग से पढ़ाने नहीं सकेंगे। इसलिए आप अभी से ही देख लें कि ज्योमेट्री का 3 स्टेज क्या है, किस प्रकार से हमको करना है, ताकि स्टूडेंट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले सके। तो सबसे पहले जो आप ग्राउंडेड लेवल पे देख रहे हैं, लेवल नंबर 1, लेवल 1 जो है वह प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल स्टेज होता है स्टूडेंट्स का। हम लोग भी जो पढ़ के आए हैं एलिमेंट्री लेवल पे, वो प्रैक्टिकल का लेवल था और एक्सपेरिमेंटल का लेवल था। इसमें क्या होता है, द इंफॉर्मेशन गाइडेड ओरिएंटेशन, एक्सप्लोरेशन, फ्री ओरिएंटेशन, इंटीग्रेशन, यानी कि उसमें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है किसी भी सूचना को लेने के लिए, केवल उसको गाइड किया जाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उसको केवल गाइड करना है, ना कि उसको आपको सिखाना है। केवल गाइड कीजिए, वो खुद ब खुद करेगा अपने से। सबसे फर्स्ट लेवल में ये है, आपको किसी प्रकार का बच्चे पर दबाव नहीं देना है, ना ही डांटना है, मारना है, ना ही उसे धमकाना है। वो खुद ब खुद करेंगे, आपको केवल डायरेक्शन बताना है कि इस डायरेक्शन में आपको काम को करना है, वो खुद ब खुद करेंगे। सेकंड लेवल पे जो है द स्टेज रीजनिंग ऑफ द डिडक्टिव स्टेज पे बच्चे क्या करेंगे, रीजनिंग करेंगे। डिडक्टिव स्टेज क्या होता है, डिडक्टिव मेथड, अंडरस्टैंड और नॉट? डिडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड क्या होता है कि सबसे पहले आप किसी भी रोल के जो फार्मूला होता है, जो रूल होता है, जो प्रिंसिपल होता है, लॉ होता है, वो आप पहले बता देते हो। इसके बाद आप क्या करते हो, उस फार्मूला के थ्रू आप एग्जाम्पल को सॉल्व करते हो। तो ये है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड जो होते हैं आपके मिडिल लेवल पे होते हैं। तो मिडिल लेवल पे ना जाके सबसे पहले आपको इंडक्टिव पे आना चाहिए था। इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि तरह तरह का आप पहले एग्जाम्पल को बनाइए, एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद उस जो फार्मूला आपका क्रिएट हो रहा है उसे पहले प्रूव करना आना चाहिए कि ये फार्मूला आया कहाँ से, कैसे ये फार्मूला का क्रिएटिव हुआ है, कैसे क्रिएट किया गया है। वो फार्मूला यदि स्टूडेंट समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, तो स्टूडेंट खुद ब खुद क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट लेवल जो हमारा होता है प्रैक्टिकल होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे होता है। सेकंड लेवल जो होता है वह डिडक्टिव रीजनिंग पे होना चाहिए। और लास्ट जो लेवल थर्ड है हमारा वह सिस्टमेटिक स्टेज में होना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंटेंट को अगर वह पढ़ रहा है, उसको हम पढ़ा रहे हैं, तो सिस्टमेटिक वे में पढ़ाना आना चाहिए। आप क्लास में देखेंगे सबसे प्राइमरी लेवल पे क्या होता है, सबसे छोटे छोटे मैथमेटिकल टर्म दिए रहते हैं। जैसे ही एक क्लास आगे जाते हैं उसी से रिलेटेड थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, फिर उससे जैसे ही ऊपर क्लास जाते हैं फिर उससे थोड़ा उसी से रिलेटेड रहेगा, थोड़ा हाई लेवल के रहेंगे। आप देखेंगे नंबर आते हैं, दूसरे में एड ऑफ नंबर, मल्टीपल, डिवाइडर, बदमाश रूल, ये सारे आएंगे। उसके बाद और भी उसको जो फंक्शंस आते हैं आते जाते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये आपको आना चाहिए, तब स्टूडेंट्स को आप सही ढंग से पढ़ा सकोगे। ओके ओके यस। नाउ नेक्स्ट एट फर्स्ट प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल स्टेज। तो मैंने जैसे कि आपको बताया सिंपली तौर पे, तो वही चीज़ इसमें भी मेंशन किया गया है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग ऑफ ज्योमेट्री। एट दिस स्टेज efforts आर टू बी मेड टू एक्वायर द लर्नर विथ कॉमन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। छोटे छोटे जो कॉमन फिगर्स होते हैं वो फिगर को दिखाते हुए स्टूडेंट्स को उसके बारे में हम उसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार से उसको प्रैक्टिकली होना चाहिए, जो भी दिखाएंगे हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। सेकंड स्टेज जो है मेरा हुआ द स्टेज रीजनिंग और डिडक्टिव स्टेज। इसमें जो है स्टूडेंट का रीजनिंग तार्किक क्षमता का आता है, लॉजिकल थिंकिंग्स आते हैं। इसमें क्या होता है कि लर्नर्स एंड द प्रूविंग थ्योरम्स एक्सरसाइज, इसमें किसी भी थ्योरम को वो प्रूव करता है, कैसे हुआ, किस ढंग से हुआ, उसको पहले बताते हैं उस फॉर्मूले को, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
At this stage is the passage is on the understanding of fundamental concept and techniques such as the meaning. उसके मीनिंग्स क्या है, ये सारे उसको ड्राइंग एंड यूज ऑफ द लाइन्स, एंगल, ट्रायंगल, सर्कल etc. इस प्रकार से जो लाइन होता है, क्या लाइन किस तरह खींचा जाते हैं, लाइन कितने प्रकार के होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इन सभी की चीज़ को बारे में उसके कंसेप्ट को सबसे पहले दिखाना पड़ेगा. तो इन दिस पीरियड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट टू टीच द पीपल्स ज्योमेट्री बट टू लीड देम टू थिंक टू ऑफ ज्योमेट्री. उसको पढ़ाना नहीं है ज्योमेट्री, उसे केवल लीड करना है और उसको सोचने में उसको बताना है कि सोचो क्या है, ये नहीं है, और आप उसे प्रैक्टिकली कुछ ऑब्जेक्ट को दिखाओगे. ओके, अंडरस्टैंड और नॉट? यस. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट स्टूडेंट्स वुड एबल टू यूज रीजनिंग. इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स किसी भी रीजनिंग को अपने समझने में वह योग्य बन जाते हैं. कैसे योग्य बनते हैं? क्योंकि वह अपना दिमाग लगाते हैं, खुद से वो सोचते हैं, खुद से करते हैं. केवल टीचर का काम होता है गाइड करना, एज ए गाइड के रूप में. आजकल जो भी टीचर्स है वो केवल गाइड के रूप में होते हैं. केवल गाइड करना है, स्टूडेंट खुद ब खुद अपने काम को करेंगे. इस प्रकार से क्या होगा कि वह रीजनिंग जो एबल हो जाता है, रीजनिंग को, लॉजिकल थिंकिंग, अपने आप वह डिपेंडेंस और रियल ऑब्जेक्ट को समझने लगता है. द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज में बी कंसीडर फ्रॉम द क्लास 8. क्लास 8 से ही बिगिनिंग अच्छे ढंग से उसका समझ, तार्किक क्षमता आने लगता है. एंड इट शुड एंड बाय द क्लास 9. क्लास 9 चलते चलते उसका जो रीजनिंग पावर होता है, पूछने का जो उसके अंदर मन में मनोभावना होता है, वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है. इसलिए क्लास में जब भी बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको, बच्चे को जवाब देना चाहिए टीचर को, ना कि उसको डांटना चाहिए. अगर यदि छोटे बच्चे को बचपन से ही हम डांटते हैं तो इसीलिए वह बच्चा पूछना नहीं चाहते. अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हो तो बहुत सारे अभी भी ऐसे स्टूडेंट हो जो आप लोग क्वेश्चन पूछने से हिचकिचाहट होती है, आपको अपने आप में शर्म लगता है कि मैं गलत बोलूँगा कि सही बोलूँगा, क्या क्वेश्चन पूछूंगा नहीं पूछूंगा, इतने सारे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में. तो इस प्रकार से आपके मन में विचित्र विचित्र सवाल आएंगे, और ये सवाल जो आता है वो बचपन से ही आपके अंदर डाला गया है. कैसे डाला गया है? क्योंकि आपके टीचर जब आप क्वेश्चन पूछते थे, आपके टीचर आपको डांटते थे या फिर 2 डंडा 2 छड़ी लगा देते थे. तो इससे क्या होता है, आप जो पूछने का आपके अंदर जो उत्सुकता थी वो दब जाता है, और धीरे 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 अभी बड़े होते वो अभी तक वैसी अवस्था में है. इसीलिए क्या किया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है टीचर बनने के लिए. तो ट्रेनिंग में आपके जो अंदर जो भी मनोभाव है उसे दूर किया जाता है कि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई संकोच ना हो. कहीं भी जाके आप कितनों भी भीड़ में जाके अपने वक्तव्य, अपने भाषण को अच्छे ढंग से बोल सके, किसी प्रकार का कोई मन में हेजिटेशन ना हो. इसलिए सारे अच्छे ढंग से ट्रेनिंग किया जाता है. तो ये सारे जो हमारे बचपन से ही धीरे 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 आते जाता है. इसलिए छोटे बच्चे में ही आपको सुधारने की आवश्यकता है. इसलिए जब भी एक टीचर एज दिस स्टेज द फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री इज टू सिस्टमाइज द प्रीवियस रिसीव एट द प्रैक्टिकल स्टेज फ्रॉम नेचर एंड प्रैक्टिकल वर्क. जो नेचर में देखने को मिल रहा है, जो प्रैक्टिकल होना है, उन सभी को हम प्रैक्टिकल कराएंगे स्टूडेंट को, और अपने नेचर के इन्वायरमेंट में बच्चे को अवगत कराएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे टीचिंग से रिलेटेड है. जो कुछ भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं सब हमारे एजुकेशन, शिक्षा से ही रिलेटेड है. केवल आपको समझना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है. कल हमने पढ़ाया था कॉन्करेंसी, तो अभी जितने भी वस्तु आप देखेंगे वो कॉन्करेंसी मिलेगा. ठीक है, आपके इन्वायरमेंट में ही मिलेगा. कॉन्करेंसी हो गया, सिमेट्री हो गया. तो इसे ऑब्जेक्ट को दिखाते हुए स्टूडेंट को आप समझा सकते हो. इस प्रकार क्या हो जाएगा कि वह आपका जो क्लास होगा और जो स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग होगा वह मोर इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बन जाएगा. नाउ थर्ड स्टेज है सिस्टमैटिक स्टेज. इट इज़ द स्टेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ मास्टरी इन द रीजनिंग. इसमें क्या होता है, आपका रीजनिंग में मास्टरी हासिल कर लेते हैं. मास्टरी हासिल कैसे कर लेते हैं? जब 2 स्टेज को आप सही ढंग से फ्लो करेंगे तब जाके तीसरे स्टेज में आप मास्टरी हासिल कर पाएंगे, अदरवाइज वह मास्टरी हासिल नहीं हो पाएगा.
Generally, higher secondary stage of the teaching of geometry is considered as a systematic stage. साधारण देखा जाता है कि जो हायर सेकेंडरी स्टेज होता है उसमें ज्योमेट्री के रूप में जो होता है उसका मास्टरी हासिल होने की संभावनाएं होती है कि रीजनिंग कैसे करना है, कैसे सोचना है, किस तरह से किसी फॉर्मूले को हमको प्रूव करना है। इस स्टेज में आप यदि सीख जाते हो तो आप अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। At this stage, students should be given a good training in proper reasoning and thinking. अच्छे ढंग से ट्रेनिंग देंगे, उसको रीजनिंग करेंगे तो वह क्या होगा, अपने अच्छे से सोच सकते हैं। Therefore, teaching should be done in a systematic and logical manner. इस प्रकार से वह लॉजिकल होगा, सिस्टमेटिक होगा और अपने थिंकिंग को वह अच्छे से क्रिएट कर सकता है, मास्टरी हासिल कर सकता है। In a impartial thinking, critical evaluation, intelligence, summary, embolization, discovery of truth and new application of geometrical knowledge. इस प्रकार से आप क्रिएटिव कर सकते हैं, किसी चीज़ का इवैल्यूएशन मूल्यांकन कर सकते हैं, आपका इंटेलिजेंस समरी बन सकता है और आप डिस्कवरी भी कर सकते हैं और अपने लाइफ में नए नए चीज़ का अप्लाई कर सकते हैं, ज्योमेट्री को अच्छे ढंग से उसको कर सकते हो। Understood? Yes. Now next slide. Basic concept in geometry. मैंने इससे पहले ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा, 3 स्टेज ऑफ टीचिंग ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा कि ज्योमेट्री के कितने स्टेज है, 3 स्टेज होते हैं, कौन कौन सा स्टेज है वो भी आपने देख लिया। स्टेज को याद रखिएगा कि कितने स्टेज होते हैं, कितने कौन कौन सा स्टेज है। अब क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री को, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? देयर आर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। 3 बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ज्योमेट्री में, 3 चीज़ आपको आना चाहिए, बच्चे को सिखाना चाहिए। ओके, क्या क्या आना चाहिए? दीज कंपोनेंट्स आर द पॉइंट्स। पॉइंट के बारे में समझना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है। ये सृष्टि जो वर्ल्ड है ये किस चीज़ से निर्माण हुआ है? पॉइंट से निर्माण हुआ। एक पॉइंट का आप यदि समझ जाओगे तो सोचो सृष्टि को समझ सकते हो, लेकिन आप पॉइंट को ही समझने के लिए आप लोग नहीं चाहते हो। एक लाइन को समझोगे, एक लाइन जो होते हैं कितने इन्फिनाइट नंबर अनगिनत पॉइंट मिलकर एक लाइन बने होते हैं। एंड प्लेन और एक प्लेन जो बनते हैं उसमें कितने अनगिनत लाइन होते हैं और वह किस एक्सिस में बनते हैं। प्लेन जो होता है वह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ये देखना पड़ता है। तो तीन जो है आपका कॉन्सेप्ट वो आप समझ जाएंगे तो ज्योमेट्री आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले है पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। थ्रू इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन दिस कॉन्सेप्ट प्रीवियसली, हाउएवर वी कैन हैव ए गुड आइडिया ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बाय कंसिडरिंग एग्जाम्पल्स। अब इसको क्या है कि समझना बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी क्या है कि इसको हमको समझना आना चाहिए। तो सिंपली हम लोग एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। तो एज यू सीन दैट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन में एक पॉइंट P है जिसका नाम फिगर A दिया गया है। सेकंड है फिगर B जिसका 2 पॉइंट है, पॉइंट A एंड पॉइंट B भी लिखा आया हुआ है, लेकिन इसमें से भी मिस्टेक से आया हुआ है। ओके, 2 पॉइंट है इसमें से A एंड B। तो इस प्रकार जब 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो वह क्या बनेगा, एक लाइन बनता है जिसे हम लोग लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं, रेखाखंड कह सकते हैं। तो पॉइंट का डिफिनेशन क्या होता है, कहता है कि पॉइंट इज दैट विच हैज़ पोजीशन, जिसका अपना खुद का एक पोजीशन होता है। आप अपने लाइफ में यदि कुछ बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना पोजीशन निर्धारित करना पड़ेगा कि हमको क्या बनना है। तो वो जो आप निर्धारित करोगे उसी आधार पे आपको अपने वर्क भी करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि मैं एक डॉक्टर बनना होगा, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको उस लाइन में आपको जाना पड़ेगा, उसमें मास्टरी हासिल करना पड़ेगा। अभी आप लोग क्या हो कि टीचर के लाइन पे हो, तो टीचर लाइन एज ए एक्सपर्ट टीचर बनने के लिए आपको सबसे पहले टीचर के बारे में अध्ययन करना होगा कि टीचर का वर्क क्या है, टीचर क्या होता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, मैथोडोलॉजी क्या होता है। इन सभी को कॉन्सेप्ट को आप जानेंगे तब आपका पोजीशन आएगा।
आपके बहुत सारे अगल बगल के और भी कोई व्यक्ति होंगे जो पूछते होंगे क्या कर रहे हो ना, टीचर पढ़ रहे हैं, टीचर कर रहे हो, बीएड कर रहे हैं। तो यानी कि वो सोच रहे हैं कि आप एक टीचर बनोगे। वो नहीं जान रहा है कि टीचर के कौन से लेवल में आप बनना चाह रहे हो। बहुत सारे टीचर्स आपको मिलेंगे, एक ऐसे टीचर मिलेंगे जो आके अटेंडेंस बनाएंगे और चले जाएंगे। ऐसे भी टीचर मिलेंगे जो आएंगे, आराम से चेयर में बैठेंगे और पेपर पढ़ेंगे। आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कुछ लेना नहीं है। ऐसे भी टीचर मिलेंगे जो घर से दूर से पैदल आते हुए भी बिना खाए, सुबह खाया या नहीं खाया, फिर भी आके आपका क्लास लेता है क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। तो इस प्रकार जो टीचर का टाइप्स होते हैं, तो आप अपने आप को निर्धारित करें कि आप किस प्रकार के टीचर बनना चाहते हैं। एज ए आप अच्छे टीचर बनना चाहते हो या फिर उसे और जो इस प्रकार के हो वैसे बनना चाहते हो, तो ये डिपेंड आप पे करता है। अतः ज्योमेट्री में समझने के लिए सबसे पहले पॉइंट को जानना होता है, और पॉइंट क्या करता है, जहाँ भी खड़ा हो जाता है वह अपना एक पोजीशन ले लेता है। बट हैज़ नो लेंथ, उसका लंबाई नहीं होता है, एक पॉइंट होता है लेकिन वो अपना पोजीशन लिए खड़ा रहता है। नो ब्रेथ, उसका ब्रेथ भी नहीं होता है, लेंथ भी नहीं होता है, तो उसका मोटाई भी नहीं होता। नो थिकनेस, इट मीन्स इट हैज़ पोजीशन बट नो मैग्नीट्यूड, इसका पोजीशन है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड नहीं है। द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। आप पॉइंट को आप देख सकते हैं, जो एक पॉइंट है किस तरह से अपने पोजीशन को लिया हुआ है। ओके, अंडरस्टूड? यस। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, लाइन। ए लाइन इज दैट विच हैज ओनली लेंथ। लाइन में केवल क्या होता है, केवल लेंथ होता है, बट नाइदर ब्रेथ नॉर थिकनेस, ना ही उसमें ब्रेथ होता है ना ही मोटा थिकनेस होता है, उसमें ना ही किसी प्रकार का चौड़ाई होता है और ना ही मोटाई होता है। वह केवल अपने आप में लंबा रूप में होते हैं, एज ए लाइन, जैसे कि फिगर में आप देख पा रहे हैं। ओके, आप देख पा रहे हैं फिगर में? यस। हैंस लाइन हैज ओनली वन डायमेंशन लेंथ। लाइन में केवल एक डायमेंशन होता है। आप लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ चुके होंगे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अब यहाँ पर क्या है कि 1 डायमेंशन लेंथ होता है, क्योंकि वह एक ही साइड जिधर बढ़ेंगे अनंत इन्फिनाइट नंबर तक वह दोनों साइड बढ़ेंगे। ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ऑन ए सीट पेपर, एक सीट पेपर में यदि हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड ए शार्प पेंसिल्स, रूलर और शार्प पेंसिल के सारे आप लाइन को ड्रॉ करेंगे। ए क्लोज एग्जाम्पल ऑफ ए ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइन, तो आपको मिलेगा कि एक हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइन है। बाउंड्री ऑफ ए सरफेस इज द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ए लाइन। एक लाइन का क्या होता है, सुटेबल एग्जाम्पल उसका बाउंड्री होना चाहिए। बाउंड्री यानी कि अगर हम उसमें पॉइंट लगा देंगे तो वो बाउंड्री के दायरे में आ से जाता है। ए ज्योमेट्रिकल लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट। एक ज्योमेट्रिकल एक जो लाइन होता है वह इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिल के वहाँ पे बने होते हैं। एंड एक्सटेंड इंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में इंडलेस अनंत तक वह बढ़ते जाता है। इसी को कहते हैं लाइन। लाइन करने का मतलब ये नहीं कि एक छोटा सा लाइन खींच दिए तो वो लाइन हो गया। लाइन हमेशा इन्फिनाइट नंबर तक बोथ साइड, वह दोनों साइड में वह बढ़ते जाता है। जैसा कि फिगर सी में आप देख पा रहे हैं, ए लाइन विथ इंडलेस एक्सट्रीमिटीज। द लाइन में बी ऑफ द 2 टाइप्स। अब लाइन भी 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन, 2 तरह से लाइन होते हैं। तो आगे देखते हैं कि 2 तरह में से सबसे फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट। कोई भी 2 पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे ही स्ट्रेट लाइन कहते हैं। यानी कि इसमें 2 पॉइंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी वह डिस्टेंस कहलाएगा, वरना वह डिस्टेंस नहीं कहलाएगा। सेकेंड है कर्व लाइन, एनी एन आर्क और ए लाइन विथ बेंड्स एज शोन इन द फ्लोइंग फिगर। कोई भी आर्क हो या लाइन हो, यदि वह मुड़ा हुआ हो, बेंड हो, तो उसे हम लोग कर्व कहेंगे। एक कर्व दिखाया गया है, जैसे कि ए और बी है, वह कर्व 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में कर्व को मोड़ा गया है। ये फिगर ई में दिख रहे हैं।
ओके, ये दो टाइप का आपका लाइन होता है। फर्स्ट हो गया स्ट्रेट लाइन, सेकंड हो गया कर्व लाइन। अब आते हैं प्लेन पे। मैंने सबसे क्या पढ़ा? पॉइंट पढ़ा, फिर लाइन पढ़े, फिर प्लेन पढ़ रहे हैं। ए सरफेस हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ बट नो थिकनेस। एक ऐसा सरफेस जो जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ होता है, लंबाई और चौड़ाई रहेगा, तो इसकी मोटाई नहीं रहेगा। लाइक द सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल। आप जैसे कि वॉल को देख सकते हैं, ये स्मूथ वॉल है। स्मूथ वॉल लेंथ और ब्रेथ मिलेगा, इसी को हम लोग प्लेन कहेंगे। द सरफेस ऑफ स्मूथ ब्लैक बोर्ड। आप ब्लैक बोर्ड के स्मूथ को देख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड लेंथ और ब्रेथ मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का थिकनेस नहीं होता है, इसलिए इसे हम लोग प्लेन कहेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। टू टाइप ऑफ सरफेस। दो प्रकार के सरफेस होता है, प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस। ओके, प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस। ए सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। एक प्लेन सरफेस वह तब कहलाएगा इफ इट इज परफेक्टली फ्लैट। वह हमेशा एकदम क्या समतल रहेगा, फ्लैट रहेगा, लेवल लाइक ए फ्लोर। जैसे कि आप सतह जमीन के देख सकते हैं, हमारे जो क्लासरूम के सतह होते हैं वैसे ही होते हैं। ये सीलिंग आप ऊपर छत के ऊपर में देख सकते हैं, जहाँ पे पंखे लगे होते हैं, सीलिंग फैन, उसको देख सकते हैं। या टॉप ऑफ टेबल, टेबल के ऊपरी भाग को देख सकते हैं, ये प्लेन सरफेस है। नाउ कर्व सरफेस, व्हेन ए सरफेस इज नॉट परफेक्टली फ्लैट। कोई भी सरफेस जो समतल नहीं होता है, परफेक्टली रूप से नहीं होता है, लाइक द सरफेस ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल जो होता है वह गोल होता है, उसका सरफेस लेवल नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग कर्व सरफेस कहेंगे। नाउ नेक्स्ट, एंगल। एंगल, एन एंगल इज द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन अनदर। ये क्या होता है? एंगल जो होता है, एक लाइन दूसरे लाइन पे वो झुका हुआ रहता है। एक लाइन दूसरे लाइन पे झुका हुआ रहता है तो उसे हम एंगल कहेंगे। इट इज़ फॉर्म बाय द रोटेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। यह क्या होता है? रोटेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होता है। अबाउट इट्स एंड, इसके अंत में होता है रोटेशन। एंड एंगल कंसिस्ट ऑफ द थ्री एलिमेंट। कोई भी एंगल में तीन एलिमेंट होते हैं। एंगल में कितने एलिमेंट होते हैं? तीन एलिमेंट होते हैं। वर्टेक्स, एंगुलर पॉइंट एंड टू आर्म्स। एंगल के दो आर्म होते हैं, एक वर्टेक्स होते हैं और एक एंगुलर पॉइंट होते हैं। इस प्रकार से एंगल बनते हैं। नाउ नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब आते हैं नए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले हमने ज्योमेट्री पढ़ा, ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा। ज्योमेट्री में लाइन को तीन बेसिक कॉन्सेप्ट तीन होते हैं, प्लेन, लाइन, पॉइंट, और उसके लाइन भी दो प्रकार के पढ़े, प्लेन भी दो प्रकार के होते हैं, सरफेस भी दो प्रकार के होते हैं। अब आते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ज्यामिति का रोटेशन, उसका घूमना, कैसे वह मूव करता है। ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज द ओरिएंटेशन, साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस एज वेल एज ऑन द ग्राफिक इमेज एज शोन इन द फिगर। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है। ओके, आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग स्क्रीन को पढ़िए, देखिए ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहते हैं कि जो ओरिएंटेशन होते हैं वह उसके साइज और शेप में वह क्या करता है, मूव करता है। पहला फिगर देखिए, जो यहाँ पर देख रहा है ABC ट्रायंगल आपको देख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो देख पा रहे हैं वह सेकंड क्वाड्रेंट में जाके मूव हो गया है। ABC वो भी एक ट्रायंगल ही है, लेकिन वह मूव हो गया है। इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। पहला पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ABC जो ट्रायंगल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो पे बनाया गया है। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4 5 है, लेफ्ट में नेगेटिव है, -1 -2 -3 -5। इसी प्रकार सेम प्रोसेस में वाई एक्सिस में भी है। तो ट्रायंगल का जो मूव कर रहा है, तो ये जो मूव कर रहा है कितने डिग्री पे मूव कर रहा है, कितने एंगल पे वह मूव कर रहा है, इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सेकंड फिगर में देखते हैं ABC आप ट्रायंगल बना हुआ है, वो ट्रायंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आता है ABC वह मूव कर जाता है। इसका जो लंबाई है, लंबाई का उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उसका जो कर्ण है, कर्ण का डायरेक्शन चेंज होता है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, चतुर्थांश में जब आता है, उसमें चेंज हो जाता है।
यानी कि प्रथम से लेके 4 तक सेकंड बीच वाले फिगर में देखिए चारों का वही सेम है ट्रायंगल, लेकिन वह अपने डिग्री पे एंगल पे मूव करते नज़र आएंगे आपको। तो इसी को ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट में आप जो फिगर में देख पा रहे हैं वो भी ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का ही एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है। नाउ यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हम लोग कहाँ होता है? द ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन आर यूज ऑफ द फ्लोइंग पर्पस। किस उद्देश्य से हम लोग कर रहे हैं ये देखिए। इन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मॉडल, कोई एक आप मॉडल बना रहे हो, आप लोग फाइनल एग्जाम देंगे, कहीं पे प्रैक्टिस टीचिंग पे आप गए होंगे तो उसमें आप कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल बनाए होंगे, तो उस मॉडल को बनाने के लिए आपको ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। इस एंगल से उस एंगल में घुमाओ, फिर उसको ऐसे घुमा के फिर उसको काटना है। सेकेंड है इन एडिटिंग द मॉडल यूजिंग द कमांड लाइक द ट्रांसलेट, रोटेट, जूम, मिरर, इरर, etc। इस प्रकार से हम लोग यदि मॉडल का एडिट करते हैं, उसमें किसी प्रकार का चेंज करते हैं तो ट्रांसलेट करते हैं, उसको घुमाते हैं, छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, या मिरर इरर में करते हैं, इसमें हम लोग उपयोग करते हैं। देखते हैं यूज ऑफ द ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला हम लोग पढ़े कि कंस्ट्रक्शन, किसी मॉडल को कंस्ट्रक्ट करने में ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया जाता है। जूम करते हैं, रोटेट करते हैं, इसमें हम एडिटिंग करते हैं तो ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक, प्रोस्पेक्टिव व्यू ऑफ द मॉडल, मॉडल के रेस्पेक्ट में किसी का उसका हम देखते हैं कि किस प्रकार से आइसोमेट्रिक बनता है, उसके पर्सपेक्टिव में उसके विचार को देखते हैं, उसका दूसरे ऑर्थोग्राफी को बना के कोशिश करते हैं, उसमें ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है। टू व्यू द मॉडल फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन, दूसरे मॉडल के पोजीशन को देखने के लिए, उसके व्यू को देखने के लिए ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। एनिमेशन, आप यदि एनिमेशन करते हैं तो उसमें ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है। एनी 2 डायमेंशनल ग्राफिक एलिमेंट इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ द पॉइंट्स, कोई भी यदि हम 2 डायमेंशन ग्राफिक एलिमेंट लेते हैं तो उसको हम लोग 2 पॉइंट से अलग पे लेते हैं तभी वह बनता है। ये नेक्स्ट स्लाइड को आप देख सकते हैं किस प्रकार से बन रहा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आप यहाँ पर है तो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट P, जिसमें से एक्स वाई है, दूसरे में एक्स और वाई डैश है। 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो ये क्या है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से किस प्रकार लाइज कर रहा है, यानी कि कैसे रिलेट हो रहा है, किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसको समझने के लिए यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसमें क्या, फॉर द जनरेशन ऑफ द पॉइंट एज वेल एज एक्स, जिस प्रकार को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 दिया गया है, इसमें से पॉइंट को देखेंगे, एक पॉइंट P है एक्स वाई, दूसरा है P डैश एक्स डैश वाई डैश, दोनों के बीच में लास्ट को जो आप इक्वेशन देख पा रहे हैं P = एक्स बाई वाई, ये एक्स और वाई, एक्स वाई क्या है, हमारे 2 एक्सिस है, और P है जो हमारा पॉइंट है। किसी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसे एक्स बाई वाई के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट है, आपको देख पा रहे हैं एक्स और वाई, एक ज्योमेट्रिकल जिसका फिगर शेप छोटा है और दूसरा फिगर जिसमें एक्स और वाई है उसका फिगर थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि यह क्या किया गया है, जूम किया गया है। तो जूम करना भी क्या है, हमारा एक प्रकार का ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। बड़ा करना है, छोटा करना है, या फिर किसी एंगल पे उसको मूव करना है, इधर से उधर घुमाना, तो ये सारे का सारे क्या कहलाएगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये इधर मुड़ा हुआ है, फिर ऊपर की ओर गया है, फिर नीचे की ओर गया है। सेकंड में देखिए ट्रायंगल है, ऊपर की ओर, लेफ्ट की ओर, फिर राइट की ओर। इस प्रकार से इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। नेक्स्ट है आइडिया ऑफ प्रूफ इन ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट है हम लोग का, आइडिया ऑफ प्रूफ इन ज्योमेट्री। किस प्रकार से हम लोग प्रूफ करते हैं उसका आइडिया को लीजिए। ज्योमेट्री प्रूफ आर गिवन स्टेटमेंट दैट प्रूफ ए मैथमेटिकल कंसेप्ट इज ट्रू। हमारा जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है उसे ट्रू करने के लिए उसे हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab, इसको प्रूफ करना है। आप ये फॉर्मूला को आप केवल रट लिए हो,
आप ये जानने का कोशिश कभी नहीं किए हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है, या फिर ये कैसे प्रूव हुआ। इसे आप प्रूव करने के लिए सबसे पहले सोचने का कोशिश करें। कोई भी फार्मूला आप रीड करते हो तो उस फार्मूला को सोचना है कि ये फार्मूला आया कहाँ से, वो कैसे ड्राइव कैसे हुआ है, वो आप समझ जाओगे तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा आपके एग्ज़ाम में, कोई भी किसी प्रकार के एग्ज़ाम में आप उसे हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नाउ देयर आर मेनी टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स अकॉर्डिंग टू द कार्लोट टेलर 3 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ। बहुत प्रकार के ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स होते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ जो टेलर है, कार्लोट टेलर के रूप में 3 प्रकार का ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स दिखाया गया है। 3 में से पहला है 2 कॉलम प्रूफ्स, पहला हो गया 2 कॉलम प्रूफ्स, सेकंड हो गया पैराग्राफ प्रूफ्स एंड लास्ट हो गया फ्लो चार्ट प्रूफ। ये 3 प्रकार का जो है कार्लोट टेलर के अनुसार है जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ को बताता है। तो सबसे पहले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 2 कॉलम प्रूफ। तो 2 कॉलम प्रूफ में क्या है कि 2 ट्रायंगल है ABC और PBQ, 2 ट्रायंगल दिया गया है जिसमें से B इज द मिड पॉइंट ऑफ CP। B को देखिए, CP एक लाइन है, उसके B जो है वहाँ पे मिड पॉइंट है। सेम प्रोसेस AQ एक लाइन है और B जो है वह उसका मिड पॉइंट है। देख रहे कि या नहीं? यस। तो हमको प्रूफ का क्या करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PPQ BPQ। ओके, सबसे पहला में क्या दिया है, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। B AQ का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हमेशा क्या कहते हैं कि उस लाइन को 2 बराबर भाग में बांटता है, इसलिए क्या हो जाएगा AB इक्वल टू BQ। सेकंड B इज द मिड पॉइंट ऑफ CP, इसलिए BC इक्वल टू PB, दोनों इक्वल हो जाएगा। ओके, एक साइड में आपका दिया गया है बराबर, दूसरे साइड में उसका रीजन दिया गया है कि किस रीजन से ये बराबर हुआ है। ठीक है, B इज द मिड पॉइंट पहला वाला दिया गया है, सेकंड जो वो भी मिड पॉइंट सेगमेंट है, 2 भाग में डिवाइड करता है। थर्ड में जो है बराबर दिखाया गया है, और इसके बाद जो थर्ड में एंगल दिखाया गया है वो कौन से एंगल से बराबर हो रहा है न, वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों को वर्टिकल एंगल्स को दिखाया जा रहा है जो कि वह कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसलिए क्या है, कौन सा रूल लगेगा, SAS क्या कहता है, साइड एंगल साइड। ओके, आप अपने देख सकते हैं लेफ्ट साइड में वहाँ पर एक पहला साइड दिखाया गया है, सेकंड नंबर पे दूसरे पे एंगल दिखाया गया है, फर्स्ट में फिर साइड दिखाया गया है। तो इसलिए ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। सेकंड पे आते हैं, सेकंड में 2 ट्रायंगल दिया गया है, सेम प्रोसेस ABC PQR, दोनों के बीच में 5.5 सेंटीमीटर दिया गया। AB इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर। सेम लेंथ इन द अनोदर ट्रायंगल PQR में सेम लेंथ है, PQ भी 5.5 है, QR भी 6.5 है, यानी कि दोनों को देखिए। और नीचे वाले में दिया गया है AB इक्वल टू PQ इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, दोनों सेम है। BC इक्वल टू QR इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, ये भी क्या है, सेम है। और लास्ट में जो दिया गया है AC इक्वल टू PR, ये भी सेम लेंथ का है। इसलिए यह तीनों साइड है, इसलिए SSS थ्योरम से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गए ना। नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट में दिया गया है 2 ट्रायंगल, इसमें भी दिया गया है, दोनों के में से 2 एंगल दिया गया है, एक साइड दिया गया है, दोनों एंगल एक साइड। अब देखना एंगल के बीच में जो साइड है वो इक्वल होना चाहिए। दोनों एंगल के बीच वाले एंगल A और P बराबर है, एंगल B और Q बराबर है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, AB और PQ है, तो वो बराबर होना चाहिए, तब यहाँ पे फ्लो होगा ASA। कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम हो गए। नाउ नेक्स्ट में है, इसमें भी क्या दिया गया है, 2 ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल से पता चल रहा है कि राइट एंगल है, 90 डिग्री है, यानी कि एक एंगल B इसमें और इसमें Q, 2 90 डिग्री पे है। और जो साइड दिया गया है AC, देखिए फिगर पे देखिए, AC बराबर PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है, दिया हुआ है। AB बराबर PQ बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ये भी गिवन है, दिया गया है। और एंगल भी 90 डिग्री दिया गया है।
इसलिए दो साइड और एक एंगल, एंगल किस प्रकार का है न, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम लोग RHS थ्योरम कहेंगे। ओके, अंडरस्टूड और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट, पहला हो गया। सेकंड पे आते हैं पैराग्राफ प्रूफ्स। पैराग्राफ के द्वारा प्रूफ करना, यानी कि पहले में हमने जो दो भाग में बटा वो में हमारा क्या था, किस प्रकार का प्रूफ था वो हमारा 2 कॉलम प्रूफ। 2 कॉलम में बांटे और दोनों तरफ में हम लोग लिखे, इसलिए 2 कॉलम प्रूफ हो गया। सेकंड में पैराग्राफ प्रूफ, पैराग्राफ के द्वारा करते हैं। पैराग्राफ यानी कि इसमें कॉलम में नहीं बांटना है। आप फिगर में जैसे कि देख पा रहे हैं ABC और PPQ दो ट्रायंगल है, जिसमें से B मिड पॉइंट है दोनों के लाइन के, इसलिए इसको प्रूफ करना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंस है। तो एक पैराग्राफ के रूप में लिख देंगे, इट्स ए गिवन दैट B इज द मिड पॉइंट ऑफ PC एंड AQ इज द गिवन डायग्राम। सिंस B इज द मिड पॉइंट, B क्या मिड पॉइंट है, इट्स नोन दैट CB कॉन्ग्रुएंस PB, इसलिए CB और PB कॉन्ग्रुएंस है। मिड पॉइंट हमेशा लाइन को 2 भाग में बराबर भाग में बांटते हैं, ठीक है, इसलिए यह क्या दोनों को बराबर कर रहे हैं, इसलिए इसको एक पैराग्राफ फॉर्म में केवल हमको लिखना है, जिससे पता चल जाए कि यह पैराग्राफ के रूप में हम प्रूफ कर रहे हैं। तो इसमें से दिखाया गया है, तो इसमें से 2 साइड को लिया गया है और एक एंगल को लिया गया है, ठीक है। एंगल कौन सा एंगल है, एंगल B होगा, ABC और PBC, ये जो होना क्या होगा एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट में है, इसलिए यह इक्वल है, 2 साइड भी इक्वल है, इसलिए SAS कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड के दिखाया गया है। पहला वही रूल होगा, SSS ASS RHS, केवल प्रूफ करने का तरीका अलग है। दूसरे में है, ये भी पैराग्राफ फॉर्म पे है, और यह जो फ्लो किया गया है SSS पे क्या गया है, लिखना है पैराग्राफ फॉर्म में, इसलिए इसको पैराग्राफ प्रूफ बोला गया है। इसके पहला ट्रायंगल ABC का जो तीनों साइड्स है, ट्रायंगल PQR के तीनों साइड्स के इक्वल है। आप जैसे कि फिगर पे देख पा रहे हैं, AB 5.5 है, PQ भी 5.5 है, BC 6.5 है, QR भी 6.5 है, दोनों इक्वल लेंथ है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे देखते हैं यह कौन सा रोल को फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट SAS, यानी कि 2 साइड होंगे और उसके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। तो एंगल में एंगल A और P देखिए ये बराबर है, एंगल B और Q बराबर है, और इन दोनों के बीच का जो बन रहा है आपका साइड, वो साइड आपका कौन सा रहा है, AB = PQ, इसलिए यह क्या हो गया कॉन्ग्रुएंस हो गया, सर्वांसम हो गए। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं वही पैराग्राफ के रूप में सेम प्रोसेस को लिखना है RHS में। RHS में पहला हो गया Q और B, ये दोनों 90 डिग्री है, और जो साइड दिया गया AC = PR, AB = PQ, ये दोनों साइड बराबर है, ये और एक 90 डिग्री है, इसलिए इसे हम लोग RHS राइट हैंड साइड के रूप में थ्योरम में इसको कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, आप देखिए फ्लो चार्ट प्रूफ। फ्लो चार्ट के द्वारा कैसे किया जाता है, आप किसी भी टर्म को यदि याद नहीं हो रहा तो उसका एक आप फ्लो चार्ट बनाइए। आप यदि फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वह हम आपके दिमाग में ऐसे याद हो जाएगा, वो भूलेंगे कभी नहीं। एक बार बुक को फिर भूल गए, एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन अब पैराग्राफ को आपको रटना पड़ेगा, पैराग्राफ को 2 बार 3 बार पढ़ना होगा, लेकिन फ्लो चार्ट को केवल देखेंगे तो देख के याद हो जाएगा, इसलिए फ्लो चार्ट सबसे बेटर होता है याद करने के लिए। फ्लो चार्ट प्रूफ, इसमें क्या है 2 ट्रायंगल सेम दिया गया है। पहला क्या है, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, B मिड पॉइंट AQ का है। दूसरे में B इज द मिड पॉइंट ऑफ PC, PC का मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट है तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, AB = BQ, BC = BQ, और सेकंड में इसलिए क्या हो गया दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। यस और नॉट? यस। नेक्स्ट पे हम लोग अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एंगल दिया गया है, एंगल A 60 डिग्री है, एंगल B 40 डिग्री है। ये देखिए 60 मैंने तो आसानी से लिख दिया, लेकिन जो इसका एंगल का साइन देना है ना, वो पॉइंट एंगल, वो बहुत मुश्किल से ढूंढने में मिलता है कि कैसे लाए। ये सारे जो हम लोग डायग्राम बनाए, जो एरो को साइन दिए, ट्रायंगल को लाए, ट्रायंगल के ऊपर में ABC हम लिखे, ये बनाना बहुत ही मुश्किल है, ऐसे नहीं बनेगा। आप कभी भी आपके पास लैपटॉप मोबाइल कुछ भी है तो उसमें आप ट्राई करके देखिए कि कैसे बनता है।
कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का ट्रायंगल जो है उसके अंदर में जाके खोजना पड़ता है। छोटे छोटे फिगर्स बहुत सारे दिए हुए रहते हैं, हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, उसमें से आपको खोज के वहाँ से निकालना पड़ता है कि कौन सा है। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी तो किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ पे मिलेगा। अगर यदि हम आपको बोलेंगे लैपटॉप पे, समझ रहे हो या नहीं? यस सर, ओके। तो इस प्रकार से ये क्या है, हमने एंगल को यहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पर जो फ्लो चार्ट दिया गया है। आप कभी भी किसी कंपटीशन का तैयारी करेंगे, कभी भी किसी चीज़ का कुछ भी कंपटीशन हो या फिर एग्ज़ाम का हो, आप यदि फ्लो चार्ट बनाते हो तो आपका मार्क्स सबसे ज़्यादा आएगा, ये 100% है। आप एग्ज़ाम में भी यदि फ्लो चार्ट के द्वारा सर को समझाने का कोशिश करते हो, कोई क्वेश्चंस आएगा, फिगर बनाते हो, उस फिगर में नाम लिखते हो, तो हमेशा आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा दूसरे से, क्योंकि आप फ्लो चार्ट बना रहे हो और वो फ्लो चार्ट आपको याद रखने में ज़्यादा होता है। किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए फ्लो चार्ट की आवश्यकता होती है। कोई भी टीचर देखता है फ्लो चार्ट को, देख के एक झलक में समझ जाता है कि इस स्टूडेंट के पास कितना नॉलेज है, उस बेसिस पे उसको मार्क्स मिल जाता है। इसलिए फ्लो चार्ट जो होता है किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, वो सबसे अच्छा मेथड को माना जाता है। तो इसमें जिस प्रकार से दिया गया है आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC PQR, स्क्रीन पे आप लोग देखिए दिया है। सिंस AC एंड PR द इक्वल, AC और PR क्या है, इक्वल है। इसके बाद AB और PQ ये भी इक्वल है। एंगल B इक्वल टू एंगल QR 90 डिग्री ये दिया गया है। जब 3 आपको मिल गया है, साइड साइड एंगल, ठीक है, और एंगल किस प्रकार का है, 90 डिग्री है, इसलिए हम इसको RS थ्योरम हम लोग से प्रूव कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यस। नाउ मेरा यहाँ कंप्लीट है, थैंक यू। अब आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो बताइए आप लोग। सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट स्लाइड में है पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स। आप लोग देखें स्लाइड को, पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स। एक में थोड़ा 2 मिनट में पूरा झलक हम उसको कंप्लीट कर देते हैं। पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स है। सेकंड में ज्योमेट्री हम लोग पढ़े, ठीक है। थर्ड में 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग ज्योमेट्री, जो कि सिलेबस में दिया गया है ना, 3 स्टेज ऑफ टीचिंग ज्योमेट्री। इसको याद रखें कि कौन कौन सा स्टेज है, ठीक है। सेकंड में हम लोग क्या पढ़े, 3 स्टेज का डिटेल के बारे में पढ़े हैं। इसके बाद जो 3 स्टेज के बाद क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री पढ़े। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या हम लोग पढ़े, पॉइंट को पढ़े, लाइन को पढ़े हैं। फिर आप लाइन भी 2 प्रकार के हैं, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन। इसके बाद 2 टाइप्स ऑफ सरफेस पढ़ लिए हैं, प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस। और इसके बाद ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अगले पॉइंट पे आ गए, दूसरे कंटेंट पे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, मूव, कितने एंगल पे हुआ, इधर उधर मूव कर रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। फिर इसका हम लोग यूजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं। फिर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को, फाउंडेशन को पढ़े हैं, किस तरह से प्रूफ हो रहा है, इसके बारे में छोटा बड़ा किस तरह से जूम हो रहा है, उसके एग्जाम्पल को भी हम लोग देख लिए, किधर मूव कर रहा है। फिर आइडिया ऑफ प्रूफ इन ज्योमेट्री, कौन कौन से आइडिया है जो ज्योमेट्री को प्रूफ करता है। तो उसमें से हम लोग टेलर जो है, कार्लोट टेलर के बारे में जो बताया गया 3 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री प्रूफ्स है, उसमें से पढ़े हैं। पहला 2 कॉलम प्रूफ्स, दूसरा पैराग्राफ प्रूफ्स और फ्लो चार्ट प्रूफ्स। ये 3 प्रकार के प्रूफ को दिया गया है। ओके, अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। यस। अब किसी प्रकार का कहीं पे पूछना हो तो ये बताओ, कोई सवाल जवाब यहाँ पे हो पूछने लायक तो आप पूछिए, मैं उसको फिर अभी जवाब देता हूँ। पूछना है आप देखिए, आपको आपके चार्ट में है ना, यहाँ पे मैं फ्लो स्क्रीन को मैं स्टॉप कर रहा हूँ और आपको चार्ट में जो आपने पढ़ा 5 MCQ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तुरंत 5 मिनट में इसको आप लोग देखिए कि आप जो पढ़े क्या आप समझे, आपको यहीं पे तुरंत पता चल जाएगा आप ध्यान दिए या नहीं दिए, क्या पढ़े या नहीं पढ़े। आपका इवैल्यूएशन यहीं पे तुरंत हो जा रहा है। तो मैं स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ और आपको भेज रहा हूँ।
आप लोग देखेंगे ना, ग्रुप में भी भेज दूंगा और चैट में भी भेज रहा हूँ।